वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह कैराना में डोर टू डोर कैंपेन अभियान की आज करेंगे शुरुआत। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिजनौर में प्रचार की संभालेंगे कमान। भाजपा के डिजिटल प्रचार रथों को योगी ने किया रवाना। कहा, इन प्रचार रथों के माध्यम से जनता को केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की दी जाएगी जानकारी। प्रदेश में मतदाताओं को 100% मतदान के लिए विभिन्न माध्यमों से किया जा रहा है जागरूक। शिक्षक और प्रतिष्ठित व्यक्ति घर घर जाकर लोगों से वोट देने की कर रहे हैं अपील। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हो रही है हल्की से मध्यम बारिश। पश्चिमी विक्षोभ के चलते कोहरे और ठंडी पछुआ हवाओं से आम जनजीवन पर पड़ रहा है असर। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रथम चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी आज से अपना विधिवत चुनाव प्रचार प्रदेश में प्रारंभ कर रही है। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैराना में डोर टू डोर कैंपेन कर अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिजनौर में प्रचार की कमान संभालेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह प्रचार के सिलसिले में सहारनपुर में होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में अलीगढ़ में प्रचार करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा मथुरा में रहेंगे और ब्रज क्षेत्र के पार्टी के प्रचार कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। विधानसभा चुनाव में रैली और जनसभा पर लगी रोक के बाद सभी पार्टियां अपना प्रचार प्रसार डिजिटल माध्यम से कर रही हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटल प्रचार के लिए आज प्रचार रथों को रवाना किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इन रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन प्रचार रथों के माध्यम से पार्टी अपना प्रचार अभियान शुरू कर रही है। डबल इंजन की सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। आपने और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है। इस मौके पर पार्टी के चुनाव सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकारों ने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने कहा कि जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक बार फिर पार्टी का विजय रथ निकल रहा है। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी की सरकार में समाज के सभी वर्गों का विकास हुआ और दागियों तथा अपराधियों का पलायन हुआ है। भाजपा की जब से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है तो प्रगति हुई तो किसकी? किसानों की। प्रगति किसकी हुई? नौजवानों की। प्रगति किसकी हुई? महिलाओं की। प्रगति किसकी हुई? गरीबों की। प्रगति किसकी हुई? गांवों की। प्रगति किसकी हुई? जिनकी जरूरत थी। और पलायन किसका हुआ? उत्तर प्रदेश में तो दंगाइयों का। पलायन किसका हुआ? तो अपराधियों का। पलायन किसका हुआ? तो व्यभिचारियों का। पलायन किसका हुआ? तो माफियाओं का। पलायन किसका हुआ? तो गुंडागर्दी करने वाले, कब्जा करने वालों का। और प्रगति हुई मेरे प्रदेश की। और अब जब से भाजपा सरकार है
अब पलायन करवाने वालों का पलायन हो रहा है। अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है। दूसरे दलों से आने वाले रामवीर उपाध्याय, आदित्य सिंह एवं हरिओम यादव को भाजपा ने टिकट दिया है। पूर्व आईपीएस असीम अरुण कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। जारी की गई लिस्ट में 85 टिकटों में 15 महिलाओं के नाम पर मुहर लगी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को आगरा में ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ भिन्न भिन्न समूहों में बैठक की और प्रचार की रणनीति एवं जीत के मंत्र उन्होंने दिए। इस अवसर पर जेपी नड्डा ने घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत की। बैठक में केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल, उप सह प्रभारी संजीव चौरसिया, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी मौजूद रहे। इससे पूर्व उन्होंने नगर स्थित रावली महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। सात चरणों में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गई। इस पहले चरण में शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिले की 58 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होगा। आइए देखते हैं क्या है राजनीतिक दलों के विकास के नए दावे। 7 चरणों में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। इस पहले चरण में शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिले की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इस बार पहले चरण में जहां चुनाव होने हैं, उनमें से अधिकांश क्षेत्रों में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत रहे थे, जो किसानों के प्रभाव वाले इलाके माने जाते हैं। यहां चुनाव में किसानों के अलावा कैराना से एक समुदाय का कथित पलायन, गन्ना और भगवान कृष्ण के मुद्दे पर जोर आजमाइश के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं सपा रालौद ने जाट मुस्लिम कार्ड खेलते हुए इस समुदाय से आने वाले अधिकांश उम्मीदवारों को जाट मुसलमान बहुल क्षेत्र से टिकट दिया है। यानी सपा रालौद गठबंधन ने जाति कार्ड खेल बीजेपी को चुनौती देने की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने युवा घोषणा पत्र जारी किया, जिससे युवाओं के रोजगार में बढ़ोतरी हो सके। प्रियंका गांधी ने कहा, यूपी में चुनाव है और यूपी के युवा को एक नए विजन की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ही सिर्फ यूपी को विजन दे सकती है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी द्वारा जारी अपनी पहली लिस्ट में जमकर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा गया। सपा ने पहले चरण के मतदान को लेकर पश्चिमी यूपी में 25% से ज्यादा टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया है। बसपा की ओर से जारी 53 उम्मीदवारों की सूची में 14 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। खास बात ये है कि सपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के 3 मुस्लिम प्रत्याशियों के सामने बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट ही उतारा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीतिक दलों की पूरी कोशिश है कि इस बार उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बने। इस बार जनता किसका साथ देती है और कौन सी सरकार आती है, ये तो मतदान के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। प्रदेश के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए समय दिया गया है। कल मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में लकी ड्रॉ निकाला गया। कोविड-19 महामारी को देखते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन पर दलों के प्रसारण समय को बढ़ा दिया गया है। इस बार अलग अलग दलों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कुल 1798 मिनट का समय दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों को प्रसारण के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर जो समय दिया गया है, उसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में ड्रॉ निकाला गया है। इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे और
इसमें जैसा आप सभी को ज्ञात है कि इस बार कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आकाशवाणी और दूरदर्शन पर दलों के प्रसारण समय को बढ़ा दिया गया है और इस बार अलग अलग आकाशवाणी और दूरदर्शन पर 1798 मिनट का समय ब्रॉडकास्टिंग के लिए राजनीतिक दलों को दिया गया है। जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए 90 मिनट का बेस टाइम दिया जाता है और इससे जो अतिरिक्त समय दिया जाता है वह पिछले विधानसभा चुनाव में उन पार्टियों के प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि दूसरे चरण में 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर में 14 फरवरी को मतदान होगा। 28 जनवरी को नामांकन की अंतिम तिथि है। 29 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 31 जनवरी 2022 तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। अमरोहा जिले में दूसरे चरण में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके लिए कलेक्ट्रेट में व्यापक इंतजाम किए गए हैं और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कल नामांकन के पहले दिन कुल 22 नामांकन किए गए, जिसमें भाजपा के 3 प्रत्याशियों नौगांवा सादात से देवेंद्र नागपाल, धनौरा सुरक्षित से राजीव तरारा और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने अपना पर्चा दाखिल किया। धनौरा सुरक्षित और हसनपुर विधानसभा से भाजपा ने अपने वर्तमान विधायकों को ही उम्मीदवार बनाया है। जनता के आशीर्वाद से मैंने नामांकन दाखिल किया है। जो भी हमारे योगी जी के द्वारा से देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो मोदी और योगी जी के द्वारा से कार्य किए गए हैं, उनको लेकर अब जनता के बीच में जाने का काम हम आज से शुरू कर देंगे। सभी में बहुत उत्साह है और इस नामांकन के बाद विधिवत चुनाव प्रचार हमारा शुरू हो जाएगा। और पिछली बार जो जनपद की सबसे बड़ी जीत 39,000 वोट से हुई थी, उस रिकॉर्ड को भी इस बार धनौरा विधानसभा की जनता तोड़ने के लिए तैयार है। हमने यहाँ अमरोहा जिले में कलेक्ट्रेट पर अपना नॉमिनेशन कराया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। मैं पहले भी विधायक रहा हूँ। 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को विश्वास जताया है और आज फिर पुनः मुझे सिंबल देकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। शामली में थाना भवन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता सुरेश राणा और बसपा के प्रत्याशी जहीर मलिक ने अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा नेता सुरेश राणा ने नामांकन के बाद कहा कि मोदी और योगी सरकार में देश व प्रदेश का विकास तेजी से हुआ है। भाजपा के साथ जनता का समर्थन है। यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और पानी की समस्याओं का निदान हुआ है। वहीं बसपा प्रत्याशी जहीर मलिक ने वर्तमान सरकार पर किसान, मजदूर, युवा और व्यापारियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बसपा के लिए शामली जनपद में हम लोग खड़े हैं और जीत जहां पूरे प्रदेश में विकास के 4 चांद लगे हैं, वहीं शामली जनपद भी 65 वर्षों में जो नहीं हो पाया, वो इन 5 वर्षों में शामली को विकास के रूप में मिला है। यहाँ मेडिकल कॉलेज हम लोगों को मिला है। यहाँ 850 करोड़ रुपए का बिजली घर हम लोगों को मिला है। यहाँ 5 नेशनल हाईवे हम लोगों को मिले हैं। यहाँ कई इंटर कॉलेज, 3 राजकीय डिग्री कॉलेज हम लोगों को मिले हैं। कलेक्ट्रेट हम लोगों को मिला है। नवोदय विद्यालय हम लोगों को मिला है। यहाँ 43 करोड़ रुपए का स्टेडियम हम लोगों को मिला है। एक लंबी फहरिस्त है कामों की। गांधी का जो कार्य, पहले 4 बार मुख्यमंत्री रहे, जो उनके कार्य हैं उनको कहेंगे, उनको जनता के बीच में रखेंगे। और कैसे शिक्षा, रोड, युवाओं के सारे मुद्दे होंगे। विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है, जिसके लिए मेरठ जिले के 7 विधानसभा सीट के लिए भाजपा, कांग्रेस, रालोद, सपा गठबंधन, आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और निर्दलीय समेत 93 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। मेरठ की हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस ने फिल्म अभिनेत्री अर्चना गौतम को टिकट दिया है। वहीं आजाद समाज पार्टी ने सिवाल खास से भूपेंद्र बाफर को अपना प्रत्याशी बनाया है। सपा रालोद गठबंधन ने मेरठ की शहर विधानसभा सीट से समाजवादी एमएलए रफीक अंसारी को टिकट दिया है। कांग्रेस ने कैंट विधानसभा सीट से अपने जिलाध्यक्ष अवनीश काजला को चुनावी मैदान में उतारा है।
वहीं सरदना विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी संगीत सोमनी और कैंट विधानसभा से रालोद सपा गठबंधन प्रत्याशी मनीषा अहलावत ने भी अपना नामांकन पत्र भरा। सड़कों पे मौतें हुई हैं, हाथों में मौत, सड़कों पे मौत, और आप ये समझ लीजिए हॉस्पिटल में मौत, उसको लेकर अस्पताल नहीं बन पाए, कॉलेज नहीं दिया, बेरोजगारी यहाँ रही है, उन सब को लेकर जो यहाँ जुल्म आम जनता पर हुआ है उसको लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। प्रियंका जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है लोगों के बीच में जाकर चुनाव जीतने की, और मैं धन्यवाद करता हूं सबसे पहले अपनी नेता प्रियंका गांधी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। अभी तक जैसी आपने बात कही, लगभग मैं 6 साल लगातार छात्र संघ में मैं प्रदेश का अध्यक्ष हुआ करता था, तो मैंने सैकड़ों लोगों को नेता बनाया, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सभी लोग कहीं ना कहीं मेरे साथ आकर मुझे विधायक बनाने में मेरी मदद करेंगे। ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, निर्विरोध प्रमुख रहना, उस टाइम 904 प्रमुख थे, ब्लॉक थे यूपी में, सिर्फ एक मैं ही था जिसने पूरा ब्लॉक निर्विरोध कराया था, तो वो भी बड़ी उपलब्धि थी। प्रधान रहा, निर्विरोध रहा, बीडीसी रहा, निर्विरोध रहा, जनता में सामाजिक कार्य करता हूँ, जाट महासभा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ, उससे पहले उत्तर प्रदेश में युवा का जाट महासभा का अध्यक्ष रहा हूँ, तो सामाजिक संगठन जुड़ा रहा हूँ, तो इसलिए जानना लाजमी है। मुद्दे तो बहुत प्रत्यक्ष हैं और बिल्कुल इसीलिए ये बदलाव आ रहा है, इसीलिए अब ये सत्ता में बदलाव भी आने वाला है। पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए मथुरा की 5 विधानसभा में कुल 80 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। विधानसभा सामान्य निर्वाचन मथुरा से कुल 27 उम्मीदवार हैं, जिसमें भाजपा नेता श्रीकांत शर्मा भी चुनावी मैदान में हैं। मांडा विधानसभा से कुल 15 उम्मीदवार हैं, जिसमें 32 वर्ष से लगातार 8 बार विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा भी शामिल हैं। विधानसभा छाता से कुल 15 उम्मीदवार, जिसमें भाजपा नेता चौधरी लक्ष्मी नारायण, गोवर्धन विधानसभा से कुल 13 उम्मीदवार तथा बलदेव विधानसभा से कुल 10 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। पार्टी के हम लोग अनुशासित सिपाही हैं। पार्टी का आदेश था कि मैं छाता विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करूं। मैंने उसका पालन किया है। नियमानुसार जो भी अलाउ थे उसी हिसाब से हम सब लोग यहाँ आए। आदरणीय अध्यक्ष जी मेरे साथ हैं, उन्हीं के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ नामांकन आज किया है। ये विधायक की ना जिस व्यक्ति ने कभी आपका क्या रहेगा, जिस व्यक्ति ने कभी विधानसभा के अंदर अपनी नहीं उठाई हो उससे ऊब गई है जनाब। कह रहा हूँ जो मैं ऐसा कोई मौका नहीं आने दूंगा। जनता मुझे विजयश्री दिलवाएगी तो मैं विकास करूंगा, रोड का निर्माण करूंगा। मैंने भी कर्मचारियों की और समाज की सेवा में 90 दिन जेल में बिताए हैं और मेरी पार्टी का जन्म भी मथुरा में हुआ है, इसलिए ये ब्रज का पूरा अंधकार दूर करेगी और ब्रज की पूरी तरीके से गौरव। प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चलाई जा रही मतदाता जागरूकता बस कल वाराणसी पहुंची। वाराणसी पहुंचने पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकर्ताओं द्वारा इसका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर बाला लखेंद्र द्वारा इसे हरी झंडी दिखाकर अगले गंतव्य के लिए रवाना किया। इसके बाद जागरूकता बस ने वाराणसी के विभिन्न कॉलेजों व प्रमुख स्थलों पर लोगों को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूक किया, जिसमें स्कूली बच्चों ने भी प्रतिभाग किया और लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की। इस दौरान स्वीप आइकन अंतर्राष्ट्रीय एथलीट नीलू मिश्रा ने भी लोगों से मतदान करने की अपील की। हम सर यहाँ पे आए हैं मतदाता ये जागरूकता अभियान के लिए कि यहाँ पे सबको ये जागरूक हो कि मतदाता उनका महत्व रखता है देश के चुनाव के लिए। तो जैसा कि हमारा स्लोगन है कि जो सच्चा मतदाता है वही राष्ट्र निर्माता है। इसका अर्थात है कि मतलब जो मतदान करता है उसी से राष्ट्र निर्माण होता है। सर आज हम लोग यहाँ पे मतदाता जागरूकता रैली लेकर आए हैं, जिसमें हम लोगों को जागरूक करेंगे कि उन हर एक इंसान का मत जो इस भारत देश में रहता है वो कितना मायने रखता है। जनपद अलीगढ़ में पहले चरण में 10 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में 100% मतदान कराने के लिए विभिन्न विद्यालयों के अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा मतदाताओं को निरंतर जागरूक किया जा रहा है। मतदाताओं को उनके मताधिकार के प्रयोग के बारे में जानकारी देने के साथ ही उनकी समस्याओं का भी समाधान किया जा रहा है।
छात्र छात्राओं द्वारा वोटिंग मशीन और मतदान से संबंधित ऑनलाइन चित्रकला एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता भी आयोजित कराई जा रही है। सीडीओ ने बताया कि स्वीप अभियान के तहत मतदाताओं को मतदान के प्रति विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। छात्र छात्राओं ने मतदाताओं को जागरूक करते हुए कहा कि वे अपने वोट के महत्व को समझें और जाति तथा धर्म को न देखकर मतदान करें। अलीगढ़ में जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में हम लोग मतदाता जागरूकता का अभियान चला रहे हैं, जो कि चुनाव आयोग के निर्देशों के क्रम में भी है। यहाँ पर ये देखा गया है कि अमूमन मतदान प्रतिशत उतना नहीं रहता है जितना अपेक्षित है। तो इस बार हमने कुछ वृहद गतिविधियाँ और कुछ छोटी छोटी गतिविधियाँ इस दौरान की हैं। वृहद गतिविधियों में जैसे हमने मशाल जुलूस का आयोजन किया था जिसमें सभी जनपदवासियों की उसमें भूमिका थी, पार्टिसिपेशन था। इसके अलावा एक अभियान हमने स्कूली बच्चों के द्वारा डियर चुनाव आयोग को एक पत्र लिखवा करके, जिसमें वो अपनी मतदान को लेकर के विभिन्न तरीकों से संदेश पोएम के माध्यम से या 2 लाइनों के माध्यम से, एक लेटर के माध्यम से उन्होंने देने का प्रयास किया है। आज स्कूल में मतदान जागरूकता अभियान के तहत प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें पोस्टर प्रतियोगिता कराई गई है और उसमें बच्चों को भी बताया गया है और बच्चे अपने माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से अपने आसपास लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें अपने मतदान का अधिकार किस तरह से करना चाहिए। मजबूत लोकतंत्र होना चाहिए हमारा और सशक्त भारत होना चाहिए और 100% लोगों को मतदान करना चाहिए। हमें वोटर्स अपनी वोट को कीमत नहीं, कीमत समझनी है। इसमें काफ़ी अंतर है, आप इसको समझिए। हमें वोट ना कि किसी को जाति धर्म को देके, ना ही किसी की ऊंच नीच को देके, बस ये देखना है किसका काम बेटर है और कौन हमारे लिए कितना काम सही कर सकता है, उस हिसाब से हमें वोट देना चाहिए। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए जनपद बलरामपुर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए नेशनल पैरा एथलीट हर्षवर्धन दीक्षित और नेशनल हॉकी खिलाड़ी रही रश्मि सिंह को मतदाता जागरूकता के लिए जिले के आइकन बनाया गया है। जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करने के लिए शिक्षक भी घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जिले की मतदाता आइकन ने लोगों से वोट देने की अपील की। अपर जिलाधिकारी राम अभिलाष ने बताया कि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सभी बलरामपुर वासियों से मेरा अपील है कि लोकतंत्र के शुभ अवसर पर आप सभी सम्मानित मतदाताओं से अनुरोध है कि दिनांक 3 मार्च 2022 से 2022 को अपने बूथ पर पहुंचकर अमूल्य मत प्रदान करें। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 लोकतंत्र के महापर्व के शुभ अवसर पर आप सभी सम्मानित मतदाताओं से अनुरोध है कि दिनांक 3 मार्च 2022 को अपने बूथ पर पहुंचकर अपना अनमोल मत दें। मतदान के लिए आवश्यक है पहचान पत्र साथ ले आएं। मतदान करके भारत के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करें। जनपद बलरामपुर में हमारी टीम के द्वारा घर घर जाकर प्रचार किया जा रहा है, हर बूथ स्तर पर, और सभी लोगों से मिलकर एक प्रयास किया जा रहा है। हमारे यहाँ के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी ये सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारा जो टीम है उसका प्रयास है कि हर मतदाता को हम जागरूक कर सके और हर मतदाता को इस तरीके से प्रेरित कर सके कि वो बूथ पर अवश्य जाए और अपने सबसे प्रिय उम्मीदवार का चयन करे मतदान के द्वारा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए गोंडा में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें एक वाहन से 65 लाख, वहीं दूसरे वाहन से 2 लाख रुपए कैश और 2 वाहनों से चुनाव प्रचार सामग्री बरामद हुई है। वाहनों को सीज करने और सामग्री को जब्त करने के साथ साथ रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चेकिंग अभियान के दौरान वाहनों में लगे झंडे और स्टिकर हटवाए गए, साथ ही वाहन चालकों को दोबारा
ऐसा न करने की चेतावनी भी दी गई। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया, विधानसभा चुनाव को लेकर चेकिंग के दौरान वाहन से 65 लाख बरामद हुए हैं। रुपया ले जाने वाला व्यक्ति नेपाल की सीमा का है। रुपये का ब्यौरा न दे पाने पर नकदी को सील कर दिया गया है। गोंडा में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत बैरियर चेकिंग 3 से 7 की स्पेशल करवाई जा रही थी। इसी के तहत थाना कर्नलगंज में जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पड़ता है लखनऊ रोड पे, वहां पे इंस्पेक्टर कर्नलगंज की टीम के द्वारा एक गाड़ी यूपी 32 नंबर की वो पकड़ी गई। इसकी चेकिंग में 65 लाख रुपए इंस्पेक्टर कर्नलगंज और टीम के द्वारा बरामद किए गए हैं। इसमें 2 व्यक्ति उनको राउंड अप किया गया है। ये पैसा लेके नेपाल बॉर्डर के आसपास जा रहे थे। किस पर्पस से और क्यों नेपाल बॉर्डर पे ये पैसा पहुंचा रहे थे, ये अनअकाउंटेड है। फिलहाल ये 65 लाख रुपए सीज करके इस पे कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। इसमें नियमानुसार आगमन कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। विगत 3-4 दिनों से एक्टिव केस की संख्या में कमी आती जा रही है। साथ ही नए केस की संख्या के सापेक्ष अधिक मरीज उपचारित होकर मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। ये बेहतरी के संकेत हैं। विगत 24 घंटों में 2,41,457 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 16,142 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी अवधि में 17,600 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए। वर्तमान में कुल एक्टिव केस की 95,866 संख्या है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन और टीकाकरण कोरोना से बचाव का सबसे सहज माध्यम है। इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। प्रदेश में अब तक कोविड टीके की 24 करोड़ 42 लाख से अधिक डोज लगाई जा चुकी है। साथ ही 9 करोड़ 74 लाख से अधिक सैंपल की जांच भी हो चुकी है। यह देश के किसी एक राज्य में हुआ सर्वाधिक टेस्टिंग टीकाकरण है। कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 16,142 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 17,600 है। तो इस प्रकार लगातार तीसरे दिन हम देख रहे हैं कि जितने लोग संक्रमित हुए हैं उससे अधिक लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव इन्फेक्शन के केस की संख्या आज घटकर के 95,866 रह गई है और इनमें से 93,078 लोग इस समय होम आइसोलेशन में हैं। कुछ और मरीज इस समय असाइनमेंट की प्रक्रिया में हैं। कुल मिलाकर के जो एक्टिव केस हैं उनके लगभग 1.5% से भी कम लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। इस बार अधिकांश लोग अपने घर पर रहकर ही स्वस्थ हो रहे हैं। इसलिए अगर किसी प्रकार से आपको संक्रमण हो भी गया है तो बिल्कुल भी न घबराइए, अपने घर पर रहकर ही आप स्वस्थ हो जाएंगे और हमारे जनपदों में जिस जनपद में भी आप हैं वहां के इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर से संपर्क कीजिए। दवाइयां आपके घर पर पहुंचाई जाएंगी और हमारी टीम भी आकर आपको घर पर आपका निरीक्षण करेगी, परीक्षण करेगी। अब तक महामारी के काल में कुल 17,97,728 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। और अब मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में अगले 3 दिन बारिश और कड़ाके की ठंड के आसार बन रहे हैं। राजधानी लखनऊ और कई हिस्सों में बूंदाबांदी और तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। कोहरे और निचली सतह के बादलों के चलते प्रदेश के मैदानी इलाकों में पिछले एक सप्ताह से गलन भरी सूखी ठंड पड़ रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार लगातार बन रहे पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण पहाड़ों के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी हो रही है, जबकि कीट के प्रकोप की आशंका बढ़ने के साथ ही पाला पड़ने की आशंका आलू की खेती के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।